नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत कुछ विद्रोह के बारे में हमको बात करनी है। प्रमुख भारतीय विद्रोहों के बारे में हम बात करेंगे और ये जो विद्रोह हैं उन विद्रोहों में कई भागों में हम इसको बांट सकते हैं। आप टाइटल दे दीजिए और थोड़ा सा लिखा करिए। प्रमुख भारतीय विद्रोह। अब विद्रोह किसके खिलाफ, सबसे पहली बात आती है किसके खिलाफ विद्रोह हुए। विद्रोह इसमें कुछ जन आंदोलन होंगे, कुछ आदिवासी विद्रोह होंगे, कुछ आपके किसान आंदोलन होंगे। विद्रोह किसके खिलाफ? विद्रोह आदमी कब करता है? जब कभी परेशान हो जाता है। जैसे घर में भी विद्रोह कब होता है? जैसे आप पे कोई दबाव बन रहा है, लगातार बन रहा है, एक दिन आप विद्रोह कर देंगे। जैसे कई बार महिला वर्ग के साथ ये समस्या होती है, उनको अपने अधिकारों की मांग के लिए विद्रोह करना पड़ता है। कई बार आप भी अपनी ज़रूरतों के लिए विद्रोह करते हैं। अब एक ऐसा समय आया जब अंग्रेज यहाँ पर अपना पूरा शासन सत्ता स्टार्ट कर देते हैं। कहने का मतलब हर जगह अपना पांव पसारने लगते हैं। तो कहीं कहीं जमींदार वर्ग उनका साथ देते हैं, जो राजा होते हैं उस समय के, कोई राजा उनका साथ देते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के साथ मिलकर जो कुलीन वर्ग है वो भी उनके साथ मिलकर उनकी गतिविधियों में शामिल होता है। और ये सब करते क्या हैं? ये जनजातियों का, सामान्य जन का, किसानों का, इन सब का शोषण करने लगते हैं। ये सब मिलकर, इसमें कुलीन वर्ग भी हैं, अंग्रेज हैं ही हैं। अंग्रेज तो सबसे बड़े इसमें गामा पहलवान हैं, उन्हीं के कारण ये सब हो रहा है। ये लोग भी अपनी रोटी इसमें, अपने स्वार्थ की रोटी इसमें सेक रहे हैं। बहुत सारी नीतियाँ आती हैं, है ना। भू राजस्व नीति आती है, बहुत सारी वसूली की जाती हैं। कृषकों को उनके जो अधिकार थे, कृषकों के जो राइट्स थे, उनसे उनको बेदखल किया जाता है। इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं, जनजातियों का जो उनका एक अधिकार था उनके क्षेत्र में, उससे बेदखल किया जाता है, वहाँ पर हस्तक्षेप किया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये विद्रोह करते हैं। और ये जो विद्रोह होता है, ये जो आंदोलन होता है, यानी कि अपनी जो इनकी मांग होती है उसको ये लोग रखते हैं कि अब बहुत हो गया, अब जाओ। तो वही हम विद्रोह यहाँ पर कई रूपों में देखने को पाते हैं। जनजातीय विद्रोह क्यों होंगे? जनजातीय विद्रोह इसलिए होंगे, उनके जो परंपरागत अधिकार हैं, उन परंपरागत अधिकारों पर जब हस्तक्षेप होगा, उन परंपरागत अधिकारों पर जब अंग्रेज प्रहार करेंगे, जंगल पे वहाँ पे प्रवेश करेंगे, वन पर जो उनका अधिकार था, वन नीति लेके उसको सरकारी संपत्ति घोषित कर देंगे, किसानों पर जब प्रहार करेंगे, उनसे टैक्सेस बढ़ा देंगे, बहुत सारी जो प्रथाएं चली, आबकारी कर की बात होगी और जो वसूली होगी, तो ये सब, साथ में धार्मिक जो प्रहार हो रहा था वो हो ही रहा था। ईसाई धर्म प्रचारक जो थे वो भारतीय संस्कृति पर प्रहार कर रहे थे। तो जब बिल्कुल सहन करना मुश्किल हो जाएगा, तब ये यहाँ से विद्रोह शुरू होंगे। चलिए सबसे पहले हम प्रमुख जन विद्रोहों को ही देख लेते हैं। सन इसमें इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्रोह का सन यानी कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, और इसके नेतृत्वकर्ता जो नेता है वो इंपॉर्टेंट है, और इनका क्षेत्र क्या था ये इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र दो रूपों में, एक तो क्षेत्र कहाँ पर ये चले, और दूसरा ये कैसे विद्रोह थे, किसके खिलाफ थे। जैसे यहाँ पर खिलाफत की बात होगी कि किसके खिलाफ ये विद्रोह थे, अंग्रेजों के खिलाफ थे या जमींदारों के खिलाफ थे या धार्मिक विद्रोह थे या कैसे विद्रोह थे, इस तरीके से। एक विद्रोह का नाम आपने सुना होगा, खूब ज़्यादा पूछा भी जाता है, और हाँ इसमें सन में थोड़ा सा अंतर मिलेगा, जहाँ जहाँ वहाँ मैं बताता चलूँगा, बाकी आप सब जानते ही हैं। एक है सन्यासी विद्रोह, और सन्यासी जो विद्रोह है ये कहीं कहीं मिलता है 1763, और कहीं कहीं पे इसका स्रोत मिलता है 1770, कहीं कहीं पे 1770 भी मिलता है, और दोनों आपको पेपर में भी मिल जाएगा। जहाँ पे 1763 मिलता है तो यहाँ पे मिलता है ये 1763 से 1800 तक चला, और जहाँ पे 1770 मिलता है यहाँ पे ये कहा जाता है, ऐसे आप लिख लीजिए 1820, और यहाँ पे ये कहा जाता है कि 1800 तक चला। ये दो तरीके की आपको टाइमिंग मिल जाती है। कारण इस विद्रोह का सीधा यही था, जो सन्यासी विद्रोह हुआ, खूब ज़्यादा शोषण हुआ था, अकाल पड़े थे,
लूट घसोट जो अंग्रेज कर रहे थे, आर्थिक मंदी आ गई थी, राजनीतिक अशांति हो गई थी, इन सब कारणों से अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह होता है। हिंदू और मुस्लिम तीर्थ स्थानों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था, ये भी एक धार्मिक कारण इसका था। और इसका जो क्षेत्र होता है ये ढाका, रंगपुर और मैमनपुर होता है। ढाका, रंगपुर और मैमनपुर, ये इसका क्षेत्र होता है। मैमनपुर ये क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में ये प्रभाव अपना डालता है। मजमून शाह और देवी चौधरानी इसके नेता होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मजमून शाह और देवी चौधरानी, देवी चौधरानी, ये एक एक सब प्रश्न आपसे ऐसे बनेंगे, कहाँ से क्या कौन सा क्षेत्र रिलेटेड है, सब पढ़े बनेंगे। 1770 के बाद, 1770 के में अकाल आता है। अकाल के बाद में ये विद्रोह खूब तेजी से बढ़ता है। जहाँ पे 63 स्रोत मिलता है तो यही माना जाता है कि ये विद्रोह पहले से चल रहा था। 1763 में इसका अपना कुछ आधार बना हुआ था। 1770 में जब अकाल पड़ता है तो विद्रोह बहुत तेज हो जाता है और 1773 में ऐसी स्थिति आ जाती है कि विद्रोही इतना एक्टिव हो जाते हैं कि एक समानांतर सरकार की स्थापना कर लेते हैं। मतलब बराबर बिल्कुल इनका एक ग्रुप समूह ऐसा बन जाता है। अंग्रेज भी उतने सशक्त उस समय नहीं थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की नौबत आ जाती है। इस विद्रोह के बारे में एक उपन्यास है आनंद मठ। आनंद मठ का जो कथानक है वो इसी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ का जो कथानक है ये सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। सन्यासी विद्रोह इसी पर आधारित है। और आनंद मठ जो रचना है ये किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। ये जो उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी, आराम से पढ़ते जाइए, थोड़ा बहुत हाथ पांव हिलाते जाइए, नोट करते जाइए। हाथ पांव हिलाने का मतलब है कुर्सी पर बैठ के नहीं, लिखते रहना है, ठीक है। बाद में उस समय अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सन्यासी जब विद्रोह चल रहा था तो उस समय इसको दबाया किसने, तो 1773 में आता है वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 85 तक रहता है। वारेन हेस्टिंग्स, और वारेन हेस्टिंग्स जो है 1773, ये तिथि भी याद रखिएगा, कभी कभी काम आती है। तो 1773 से 85 तक रहता है और वही इस विद्रोह का दबा देता है, उस विद्रोह को न्यूट्रल कर देता है, समाप्त कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है। यहाँ पर एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सीक्वेंस भिड़ाने का, कि कैसे 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 कौन सा सीक्वेंस है, कौन सा विद्रोह पहले हुआ, कौन सा विद्रोह बाद में हुआ। तो सन आपको याद रहेगा तो आप वो भी करने की स्थिति में रहेंगे। तो सन याद रखिए, क्षेत्र याद रखिए, कहाँ पे जैसे इसका जिक्र है सन्यासी विद्रोह का आनंद मठ में। आनंद मठ किसकी रचना है ये भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। तो एक विद्रोह आपका हो गया, इसको 63 और 70 दोनों वैसे पूछा जाएगा, नहीं तो आप 63 मार के इसको आप कर सकते हैं। जैसे अब अगला जो विद्रोह हम डिस्कस करेंगे फकीर विद्रोह हुआ है, तो फकीर विद्रोह में कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है। 1776 में फकीर विद्रोह शुरू होता है। फकीर विद्रोह 1776 में शुरू होगा और 1777 यानी 1776-77 में, बहुत ज़्यादा समय इसका नहीं रहेगा, है ना। और 1776-77 का ये विद्रोह है, फकीर विद्रोह। अब जो फकीर विद्रोह है इसका सबसे पहले एरिया हम देखें, ये कहाँ प्रभावित क्षेत्र रहेगा, तो ये बंगाल रहेगा। बंगाल में इसका जो है वो क्षेत्र रहेगा। और ये इसकी प्रवृत्ति क्या होगी अगर ये बात किया जाए, तो ये जो है एक घुमक्कड़ मुसलमान फकीरों की गुट के द्वारा शुरू किया गया धार्मिक आंदोलन था। ये धार्मिक विद्रोह था, आप ऐसा कह सकते हैं, ये एक धार्मिक विद्रोह था। कैसा विद्रोह? धार्मिक विद्रोह था। ये जो नेता थे मजमून शाह इसके नेता थे। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से इन्होंने धन वसूली की। अंग्रेज शासन के विरुद्ध विद्रोह इन्होंने कर दिया और इसमें कहा जमींदार और किसान हमारे साथ आओ, ठीक है। लेकिन थोड़े समय के बाद मजमून शाह की मृत्यु हो जाती है। तो इसके नेता, पहले तो मजमून शाह, ये ध्यान रखिएगा, और इनकी जब मृत्यु हो जाती है, ये डेथ हो जाती है इनकी, तो इसके बाद में इसके नेता हो जाते हैं कौन? उनका नाम आपसे पूछा जाता है चिराग अली शाह। इसकी बागडोर चिराग अली शाह संभालते हैं। और चिराग अली शाह के हाथ में जब बागडोर आती है इसकी, तो उनको राजपूत, पठान और सेना के भूतपूर्व सैनिक, इन सब की मदद मिलने लगती है, ठीक है। ये धार्मिक आंदोलन, धार्मिक विद्रोह एक रूप में मुसलमान फकीरों के द्वारा हुआ है। मुसलमान फकीर इसके अगुवाकार थे, लेकिन इसमें हिंदू कुछ नेता थे,
हिंदू कुछ अगवाकार थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, उनका नाम आपसे पूछा जाता है। भवानी पाठक इसमें आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको मिल जाएंगे देवी चौधरानी, नूरुल मोहम्मद मुस्लिम है वो भी रहेंगे इसमें, पीताम्बर मिल जाएंगे, कृपानाथ मिल जाएंगे, पीताम्बर मिल जाएंगे, है ना, देवी चौधरानी ये मिल जाएंगे, बाकी नूरुल मोहम्मद भी इसमें मिल जाएंगे। तो ये हिंदू मुस्लिम दोनों मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम विद्रोह है तो केवल मुसलमान मिलेंगे, क्योंकि ये लोग एक विजन लेके चलते थे, एक थीम लेके चलते थे कि हमको करना क्या है। ये इनको पता रहता था कि हमको वास्तव में अंग्रेजों का विरोध करना है, ना कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में लड़ना है। ठीक है, बाद में क्या होता है कि ये लोग जो इनके समर्थक होते हैं वो हिंसक गतिविधियों को अपना लेते हैं, और हिंसा का या गलत कोई रास्ता होता है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। फैक्ट्रियों पर अंग्रेज़ों की जहाँ पे कुछ कोई साजो सामान उनका रखा है, कोई अड्डा है उनका, उस पर ये आक्रमण करना शुरू कर देते हैं, उसको लूटना शुरू कर देते हैं और उसमें लूट घसोट करने लगते हैं। फिर इसका अंग्रेजी ताकत जो है कठोरतापूर्वक दमन कर देती है। तो जैसे इसकी प्रकृति हिंसक होगी, हिंसक होते ही इसका दमन कर दिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस 1776 से 77 का जो ये विद्रोह रहा, और कारण इसमें क्या है, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों अगवाकार शामिल हैं। उद्देश्य अच्छा पवित्र होता है, लेकिन रास्ता बाद में गड़बड़ हो जाता है। अगला जो विद्रोह आता है, क्रम से इसको ऐसे याद रखिएगा, अगला विद्रोह हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1800, वो होता है 1817 की बात है, 1817 से 25 तक चलता है, और वह है पाइक विद्रोह। कौन सा? पाइक विद्रोह। तो पाइक विद्रोह हम देखते हैं। पाइक विद्रोह 1817 से 25 के बीच में यह विद्रोह है। पाइक विद्रोह उड़ीसा में एक जनजाति पाई जाती थी, पाइक जाति पाई जाती थी, उड़ीसा। तो इसका एरिया जो हो जाएगा, इसका जो क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा की पाइक क्षेत्र, जो जनजाति का क्षेत्र है वहाँ पे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध इसने विद्रोह किया, और इसकी सबसे बड़ी बात थी कि ये सशस्त्र विद्रोह था। उस समय इनके पास जो शस्त्र अस्त्र थे उसको इन्होंने इस्तेमाल किया। खुर्दा जिला पड़ता है उड़ीसा में, वहाँ से शुरू हुआ, है ना। खुर्दा के राजा द्वारा सैन्य गतिविधियों के लिए कर मुक्त भूमि का आवंटन पाइक जाति के लोगों को किया जाता था, जो खुर्जा के राजा थे। और खुर्जा के जो राजा थे ये इनको ज़मीन देते थे, है ना, इस पर ये लोग खेती करते थे, और बदले में ये लोग क्या करते थे, सैन्य सहायता प्रदान करते थे, सैन्य सहायता इनको देते थे। जब ब्रिटिश यहाँ पर आए अंग्रेज, तो उन्होंने इस प्रथा पर रोक लगा दी, है ना, और जबरन अपना वसूल करने लगे लगान, क्योंकि ये भूमि जो मिलती थी ये कर मुक्त भूमि होती थी, ये ज़मीन जो होती थी ये टैक्स फ्री रहती थी। और जब ऐसा हुआ, जब अंग्रेज यहाँ पर आए, इंग्लिश आए, तो इन्होंने इस पर कर लगा दिया, और जब कर लगाया तो कर लगाने के कारण यहाँ पे इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। बक्सी जंग बंधु विद्याधर, बक्सी जगबंधु, जगबंधु नाम था, जंगबंध नहीं, जगबंधु, जगबंधु, ये बक्सी जगबंधु विद्याधर, इन्होंने क्या किया, बक्सी जगबंधु विद्याधर ने एक विद्रोह शुरू किया, इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। सेना जो थी इनकी खुर्जा के राजा की, उसमें ये सैन्य कमांडर हुआ करते थे, और उन्होंने नेतृत्व करके अंग्रेज़ों के खिलाफ ये विद्रोह शुरू किया। लेकिन अंग्रेज जो थे 1825 तक इसको दमित करने में सफल हो गए, इसका दमन इन्होंने कर दिया। तो पाइक का उड़ीसा, खुर्जा के राजा के यहाँ ये फ्री में ज़मीन पाते थे, सैन्य सहायता देते थे। ऐसे आप ग्राफ दिमाग में बिठा लीजिए, क्रम से याद रखिएगा। सबसे पहले सन्यासी, सन्यासी के बाद में फकीर, फकीर के बाद में पाइक विद्रोह हमने देखा। अब अगला विद्रोह हम देखने जा रहे हैं, उसी क्षेत्र में थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में बढ़ते हैं, और हम देख लेते हैं अहोम विद्रोह। ठीक है, अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह, ये सब क्रम है, क्रम से आप सजाइएगा इसको, कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बना लीजिए। यहाँ पे तो आप ऐसे ही रखिए, पुराने पहले और उसके बाद में नए, इस तरीके से आप लेके चलिए। अहोम जो होगा वो 1828 से 33 के बीच में चलेगा। अहोम असम, याद रखिएगा, अहोम जो विद्रोह है ये इसका एरिया हो जाएगा असम, और 1828 से
1833 ईस्वी के मध्य में ये विद्रोह होगा, 1828 से 33 के बीच में, है ना। जब मैंने आपको शायद एक दिन और बताया था, बर्मा युद्ध जब हुआ तो बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर अहोम वंश के जो उत्तराधिकारी थे, तो जब ये अधिकार कर लिए, वहाँ पर अहोम वंश का शासन हुआ करता था। तो अहोम जो वंश वहाँ पर शासन कर रहा था, अगर कब्जा हो जाएगा, यहाँ पर कब्जा कर लेंगे कौन, अंग्रेज, तो ये लोग क्या किए, इन लोगों ने, इनके वंशजों ने इसका विरोध प्रारंभ किया। और इसका जब विरोध प्रारंभ किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी से असम को छोड़ जाने के लिए इन्होंने कहा कि भाई असम छोड़ के आप लोग जाइए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे व्यवसाय कर रही थी, ठीक है, इतनी आसानी से तो ये लोग मानने वाले नहीं थे। तो अहोमों ने गोमधर कुंवर एक हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में वहाँ पर विद्रोह शुरू कर दिया, गोमधर कुंवर। और गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में ये विद्रोह चालू हुआ और 1830 तक बड़ा तल्ख विद्रोह रहा, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। अंग्रेज अधिकारियों ने फिर गोमधर कुंवर को मार दिया, गिरफ्तार कर लिया और बाद में विद्रोह को दमा दिया। फिर उसके बाद में कुमार रूपचंद एक आते हैं। कुमार रूपचंद के निर्देशन में, कुमार रूपचंद के निर्देशन में ये विद्रोह फिर से चालू होता है। कुमार रूपचंद जब इसका नेतृत्व करते हैं, 1830 की बात है, दूसरी बार विद्रोह की योजना बनाते हैं। लेकिन पहले विद्रोह तो मतलब कुछ चला भी था, पर अब की बार तो विद्रोह हो ही नहीं पाता है। कंपनी कुछ अपना नीतियाँ अपनाती है, वो सोचती है कि ज़्यादा विरोध करना ठीक नहीं है। उत्तरी असम के प्रदेश महाराज परंदर सिंह को कंपनी दे देती है, मतलब परंदर सिंह को उत्तरी असम मिल जाता है, नॉर्थ असम, और उसके बाद में ये विद्रोह शांत पड़ जाता है, समझौता हो जाता है, शांत हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के इसका रिजल्ट क्या रहा, अपनी मांग इन्होंने रखा और मांग रखने के बाद में उसको कुछ हद तक मनवाने में सफल हो गए। ठीक, चलिए, बंगाल में एक विद्रोह और बहुत इंपॉर्टेंट है, फराजी या फरैजी विद्रोह, ये बार बार आपसे पूछा जाता है। तो चलिए फरैजी विद्रोह या फराजी विद्रोह के बारे में हम देख लेते हैं। तो जो फरैजी विद्रोह है 1838 में हुआ, या फराजी भी इसको आप लिख सकते हैं, फरैजी भी, चाहे ऐसे लिखिए फराजी और चाहे इसको फरैजी कर दीजिए, एक ही बात है दोनों। एरिया इसका बंगाल हो जाएगा और ये होगा 1838 में। 1838 से लंबे समय तक चलेगा, जब तक 1857 का उधर विद्रोह नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। फरैजी विद्रोह का सूत्रपात करने वाले एक नेता थे हाजी शरीयत उल्लाह, बंगाल में इन्होंने इसको शुरू किया था। कौन थे, एक तो ये बंगाल में हुआ था, वहाँ लिखा ही है बंगाल में ही हुआ, और ये हाजी शरीयत उल्लाह थे जिन्होंने शुरू किया था। शरीयत उल्लाह ने इसको शुरू किया था, हाजी शरीयत उल्लाह, है ना। बाद में दादू मियाँ के बारे में हमने आपको एक दिन बताया था ना। तो दादू मियाँ, मोहम्मद मोहसिन इनका वैसे नाम था। दादू मियाँ इन्हीं के बेटे थे। कभी पूछा जाए तो दादू मियाँ कौन थे, तो दादू मियाँ इनके बेटे थे। मोहम्मद मोहसिन इनका नाम था, मोहम्मद मोहसिन। और मोहम्मद मोहसिन जो थे वो दादू मियाँ के नाम से जाने जाते थे, इनके बेटे थे। इन्होंने इसका खूब प्रचार प्रसार किया। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन ये लोग चाहते थे, फरैजी जो विद्रोही थे। और ये धीरे धीरे इनकी कोशिश ये थी कि अंग्रेज़ों को हम बंगाल से बाहर कर देंगे और जो जमींदारों का अत्याचार बढ़ रहा है अंग्रेज़ों के कारण, वो अत्याचार समाप्त हो जाएगा, तो हम लोगों का जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा, है ना। बहाबी आंदोलन की जब हमने चर्चा की थी तो बताया था हमने कि ये बहाबी आंदोलन के ये समर्थक थे। तो बाद में ये लोग क्या करते हैं, बहाबी आंदोलन में ये शामिल हो जाते हैं। बहाबी आंदोलन में बाद में ये सपोर्ट कर देते हैं, उसी में शामिल हो जाते हैं। तो 1838 से 57 तक इनका विद्रोह मतलब बहुत ज़्यादा हिंसक या कुछ वैसा नहीं रहा, उग्र नहीं रहा, शांतिपूर्वक ऐसे ये चलता रहता है। बाद में ये उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा निकल के इधर आते हैं। 1838 तक मतलब 1838 तक हमने कवर किया है, 57 तक तो वो चलता है। 1840 में एक विद्रोह होता है पंजाब में। गेस करिए कौन सा विद्रोह होगा। और इस विद्रोह का नाम होता है कूका आंदोलन। मतलब ये आंदोलन है कूका आंदोलन।
और कूका आंदोलन 1840 में होता है, 1840, और 1840 से 72 के बीच ये चलता रहता है, 1840 से 72 के बीच में। धार्मिक रूप से ये चालू होता है, धार्मिक आंदोलन था। सिख धर्म में जो बुराइयां थी, अंधविश्वास थे, उनको दूर करना इसका प्राथमिक उद्देश्य था। लेकिन अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार जब हो जाता है तो ये आंदोलन फिर राजनीतिक, शुरुआत तो इसकी धार्मिक आंदोलन के तौर पर होती है, धार्मिक आंदोलन के तौर पर शुरू होता है। और धार्मिक आंदोलन कोई भी शुरू होगा तो उसका कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए कि जो धर्म में बुराइयां हैं, जो धर्म में अंधविश्वास हैं, जो उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको दूर करने के लिए। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों का कब्जा होता है, अंग्रेज वहाँ पर कब्जा करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, राजनीतिक रूप ले लेता है ये, है ना, यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है। तो जब ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित होता है तो स्थिति जो है वो अब अंग्रेजों के लिए भी जटिल हो जाती है। एक थे जवाहरमल, है ना, आंदोलन जो शुरू होता है वो जवाहरमल, जिनको सियान साहब के नाम से जाना जाता था। तो जवाहरमल, इन्हीं को आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, सियान साहब लिखते रहिए, सियान साहब। तो जवाहरमल या सियान साहब जो हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये शुरू होता है। और उन्हीं के साथ में इनके एक शिष्य होते हैं बालक सिंह, ये दोनों लोग उसके अगवाकार होते हैं, ये इनके शिष्य हैं बालक सिंह, तो ये उसके अगवाकार होते हैं, ये शुरू होता है। बालक सिंह की, फिर जवाहरमल और इनकी बालक सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो इसी में आते हैं राम सिंह कूका। तो ये 3 पीढ़ियां इसे याद रखिएगा गुरु शिष्य परंपरा की। राम सिंह कूका ये भी इसका नेतृत्व करते हैं। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कौन कौन कूका आंदोलन से रिलेटेड रहा है, तो जवाहरमल और बालक सिंह साथ में शुरू करते हैं, बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो राम सिंह कूका के नेतृत्व में विद्रोह होता है। 1840 से 1872 के बीच में है, लंबा समय है, लगभग 32-33 साल ये चला। राम सिंह कूका को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये राम सिंह कूका सबसे पहला फिरोजपुर में विद्रोह करते हैं, है ना, राजनीतिक तौर पर विद्रोह ये होता है, और कहते हैं कि अंग्रेजों की सत्ता हम उखाड़ फेंकेंगे, मूल उद्देश्य यही होता है उनका। तो राम सिंह कूका जब वहाँ पे करते हैं तो 1869 में वहाँ पे विद्रोह करते हैं। 1872 की बात है, राम सिंह कूका को गिरफ्तार किया जाता है, और 1872 में इनको गिरफ्तार करके जब ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो इनको रंगून भेज दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है राम सिंह कूका को, है ना। और बाद में वहीं रंगून में थोड़े दिन ये रहते हैं, 12-13 साल, थोड़े दिन नहीं, लंबा समय एक रहता है, 13 साल लगभग। 1885 में वहीं पे मृत्यु हो जाती है, विद्रोह नियंत्रित हो जाता है। कूका आंदोलनकारियों का कुछ और विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है, जैसे ये स्वयं के बनाए वस्त्र पहनते थे, स्वयं के बनाए वस्त्र बनते थे, हाथ से जो बनाते थे वही वस्त्र पहनते थे, है ना। ब्रिटिश सामानों और स्कूलों का ये बहिष्कार करते थे कि ब्रिटिश सामान जो है, स्कूल जो है, उनमें हम ना बच्चों को पढ़ाएंगे और ना वो सामान यूज करेंगे, उसका बहिष्कार करते थे। कूका आंदोलन जो था वो असहयोग और सविनय अवज्ञा जो बाद में हुआ, उसके तत्व आपको इसमें मिल जाएंगे। मतलब सविनय अवज्ञा, हर तरीके से विरोध करना, असहयोग करना अंग्रेजों का, ये तत्व आपको उसमें दिखाई दे जाएंगे अगर कूका आंदोलन में आप अंदरूनी चीज़ों का पड़ताल करेंगे, ठीक है। और ये जो थे, ये बाद में एक ये राम सिंह जो कूका हैं, राम सिंह कूका जो थे, इन्होंने नामधारी आंदोलन भी चलाया था, ये ध्यान रखिएगा, नामधारी आंदोलन, एक ये भी पूछा जाता है, रामधारी आंदोलन भी इन्होंने चलाया था, रामधारी आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। रामधारी आंदोलन का उद्देश्य था मद्यपान निषेध करना, गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर बल देना, इन सब चीज़ों को, मतलब अच्छी चीज़ों का, ठीक है। और ये जो कूका आंदोलनकारी है, अभी 24 दिसंबर 2014 की बात है, सूचना संचार और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है, इसने वीरतापूर्ण कार्यों को इनके सम्मानित करने के लिए इनके याद में स्टाम्प जारी किया था, है ना। संस्मरणीय जो स्टाम्प जारी किए जाते हैं तो कूका आंदोलनकारियों की वीरता को याद करते हुए जारी किया गया था, तो उस कारण से ये चर्चा में उस समय आए थे, ठीक है। तो ये 1840 हो गया। तो फराजी के बाद हम आ गए कूका पे। कूका के बाद में 1840 के बाद में 1844 में एक विद्रोह होता है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में
गडकरी लोग जो होते हैं वो मराठों के किलों में वंशानुगत सैनिक के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। और ये जो वंशानुगत सैनिक हैं कहाँ पे कार्य कर रहे हैं? मराठों के किलों में। तो मराठों के किलों में वंशानुगत सैनिक जो कार्य कर रहे हैं उनको क्या किया जाता है, जब वहाँ पे उनके मतलब अधिकारों का हनन होता है, तो बस इतना आप शार्ट में समझ लीजिए। तो एक दाजी कृष्ण पंडित होते हैं, दाजी कृष्ण पंडित। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हर जगह अंग्रेजों का हस्तक्षेप हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा सन वन नोट कर लीजिए, हो सकता है कभी पूछ ही लिया जाए। गडकरी विद्रोह, तो गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी की बात है। ये गडकरी थे कौन? हमने आपको बताया कि कोल्हापुर में जो मराठों के किले होते थे वहाँ पे ये सैनिक होते थे। तो मराठा सैनिक ये होते थे, मराठा के किलों में जो सैनिक होते थे, और ये होते थे वंशानुगत। और जब इनके अधिकारों का हनन होता है तो ये लोग विद्रोह कर बैठते हैं दाजी कृष्ण पंडित के नेतृत्व में। दाजी कृष्ण पंडित के नेतृत्व में ये विद्रोह कर लेते हैं, ये इनका नेतृत्व रहता है ना। और ये जो गडकरी हैं ये सामनगढ़ और भूदरगढ़ इन किलों को फिर जीत लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। फिर सरकार जो होती है वो गडकरियों के विद्रोह को दबाने के लिए प्रयास करती है। लास्ट में सरकार जीतती है, लेकिन सरकार परेशान हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका जिक्र बस केवल इतना आपके दिमाग में होना चाहिए कि कब हुआ और ये थे कौन और किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। इससे ज़्यादा इसमें डिटेल में अंदर डीप में जाके नहीं पूछा जाएगा। ऐसे ही एक विद्रोह हुआ 1824 की बात है। कर्नाटक में एक स्थान हुआ करता था कित्तूर। कित्तूर जो स्थान था कर्नाटक में, वहां पर राजा जो हुआ करते थे, है ना, मल्ला सरजा राजा होते थे, राजा हुआ करते थे। इनका नाम था मल्ला सरजा। मल्ला सरजा की मृत्यु हो जाती है, और जब इनकी मृत्यु होती है तो उत्तराधिकार की बात आती है। उत्तराधिकार को मान्यता अंग्रेज नहीं देते हैं, तो उनकी राजनी होती है कौन? चेन्नम्मा। उनकी रानी होती है राजा की जो विधवा, अब तो भाई विधवा हो गई, तो चेन्नम्मा। तो चेन्नम्मा राजा जब मर जाते हैं मल्ला सरजा, तो चेन्नम्मा जो होती हैं वो विद्रोह कर देती हैं। और 1824 तक इनका विद्रोह, मतलब 1824 के अंत तक अंग्रेज इसको दबाते हैं। 1824 में ये शुरू होता है और 1824 में ही इसको दबा देते हैं। लेकिन बाद में एक गवर्नर होता है रयन्ना, उन्हीं के वहाँ पे ये कित्तूर में। तो कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह, एक तो इसका याद रखिएगा 1824 में हुआ है और फिर 1829 में एक बार फिर हुआ है। अब 1824 से 29 लिखने की बजाय आप इसको याद कर लिए 24 और 29। तो रयन्ना के नेतृत्व में एक बार पुनः विद्रोह होता है, और उसके बाद में रानी जो है, रानी चेन्नम्मा जो है, वो घोषित कर लेती हैं खुद को स्वतंत्र। फिर से दबा दिया जाता है, रानी चेन्नम्मा को कैद कर दिया जाता है। तो एक ये विद्रोह है। तो ये प्रमुख विद्रोह रहा जो उस समय का सामान्य जितना जन आंदोलन था, मतलब एक आप कह सकते हैं कि प्रमुख जन विद्रोह उस समय के थे। अब हमको देखने हैं जनजातीय और कृषक विद्रोह, वहाँ पे जो उस समय जनजातीय और कृषक विद्रोह हुए। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि जो जनजातीय विद्रोह हुए या कृषक विद्रोह, दोनों में से हम कोई भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उस समय के जो जनजातीय विद्रोह हुए। जनजातीय विद्रोहों में जैसे जो जनजातियाँ होंगी, जनजातियाँ अपने क्षेत्रों में जब अधिकारों का हनन होगा, है ना, तो वो विद्रोह करेंगी। तो इन जनजातीय विद्रोहों में कुछ प्रमुख विद्रोह हैं, जैसे खासी विद्रोह है, मुंडा विद्रोह है, इनको हमको देखना है। तो एक काम और कर सकते हैं, जनजातीय और कृषक जो विद्रोह हैं इनको एक अगले एपिसोड में हम कर लेंगे, तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि वो एक साथ में आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। ऐसे कर लेते हैं। थैंक यू।